चलिए भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में बेटा? लेसन नंबर 2 के बारे में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जो सबसे पहले हमने कल बात की थी वो तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट था। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जो पुष्प होते हैं वो वास्तव में रूपांतरित प्ररोह होते हैं, माने कि पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, पत्तियां समूह में आ जाती हैं और क्या बना देती हैं? एक पुष्प जैसी संरचना बना देती हैं। पत्तियां अपना रंग बदल लेती हैं, पत्तियां अपना आकार बदल लेती हैं और पुष्प के अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। कल हमने बात कर ली थी कि पुष्प के वो अलग अलग अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उसके सहायक चक्रों में तो आते हैं बाह्य दल और दल, ठीक है, और आवश्यक चक्रों में आते हैं पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग हम आज बात कर लेते हैं इनके बारे में, पुमंग और जायांग। ठीक है, हमने कहा था कि पादप का ये भाग, जैसे गाजर मूली होता है, गाजर मूली क्या करता है? पादप का ही भाग होता है, लेकिन वो खाद्य संग्रह के कारण रूपांतरित हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, उसी तरह से कुछ पत्तियां नर युग्मकों को बनाने के लिए रूपांतरित होकर पुमंग बना लेती हैं। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और इसकी इकाई होती है क्या? पुंकेसर। चलिए, जायांग के बारे में फिर बाद में बात करेंगे, आज तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? पुमंग के बारे में। चलिए, तो पुमंग पुष्प का नर जननांग है, पादप का नर जननांग है और इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, पुंकेसर जो संरचना है वो दो भागों से मिलकर बनी है, एक तो पुतंतु और दूसरा परागकोश। ठीक है, ये लंबा फिलामेंट क्या कहलाता है बेटा? पुतंतु कहलाता है और ये वाला भाग क्या कहलाता है? परागकोश। ठीक है, इसी परागकोश के अंदर हम बात करेंगे आगे चलकर, परागकण होते हैं। ठीक है, और परागकणों को हम क्या भी कहते हैं बेटा? हम परागकणों को कहते हैं लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। आप बच्चों को साफ दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा देखने में? नो सर। है ना, इसमें जूम इफेक्ट भी है, आप जूम भी कर सकते बेटा ना, अगर कोई इमेज छोटी दिख रही है आपको तो। ठीक है, आवाज साफ आ रही है? यस सर। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। तो पुतंतु और परागकोश होते हैं और परागकोशों के अंदर लघु बीजाणु या क्या भी होते हैं बेटा? पराग कण भी होते हैं, है ना? ठीक है, परागकण या लघु बीजाणु होते हैं इस कोष्ठ के अंदर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। वास्तव में ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये संरचना एक पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है, और ये पत्ती क्या बनाती है? लघु बीजाणु बनाती है ये पत्ती, है ना? आगे बात समझे? इसलिए इस संरचना को या इस पुंकेसर को हम क्या भी कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं लघु बीजाणु पर्ण। क्या भी कह सकते हैं बेटा इसको? हम लघु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। क्यों कहा? पत्ती है, पत्ती से रूपांतरण से बनी है और क्या बनाती है? ये लघु बीजाणु बनाती है, इसलिए ये संरचना क्या है बेटा? लघु बीजाणु पर्ण है। ठीक है, दो भाग होते हैं इसके, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु क्या है? पुतंतु एक लंबा पतला तंतु है जो नीचे की तरफ किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। कल डायग्राम में बताया था मैंने आपको, पुष्पासन, है ना? पुष्पासन से जुड़ा होता है और ऊपरी भाग किस पर से जुड़ा होता है? परागकोश से। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं परागकोश के बारे में। तो परागकोश क्या है बेटा? परागकोश एक द्विपालित संरचना है, दो पालियां दिखाई दे रही हैं आपको। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहां पर, है ना? ये इस तरह से, ये दो पालियां। ठीक है, एक विदर इसे दो भागों में बांट देती है। आपने गेहूं देखा है? गेहूं, है ना? गेहूं में एक बीच में दरार होती है, जिससे क्या गेहूं कैसे दिखाई देता है? दो पालियों का बटा हुआ दिखाई देता है ना? तो परागकोश कैसी संरचना बेटा? द्विपालित संरचना है। क्लियर है? आगे चलें। जब इस द्विपालित संरचना को बेटा हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं इसकी, है ना? काटे इसके अनुप्रस्थ काट। चलो, तो ये है भाई वो द्विपालित संरचना। ठीक है, और ये उसका पुतंतु, है ना? अब इस द्विपालित संरचना को हम यहां से इस तरह से काट देते हैं, इस तरह से काट के हम यहां से देखते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमने इसको यहां से काट दिया।
ठीक है, माने कि इसकी अनुप्रस्थ काट काटी बेटा हमने, ठीक है। अब जब हम इसके अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, इसमें एक पाली में हमें दो कोष्ठ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, इस एक पाली में ये दो कोष्ठ और इस दूसरी पाली में भी ये दो कोष्ठ। ठीक है, दो दो कोष्ठ, हर पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ठीक है, और इन कोष्ठों के, प्रत्येक कोष्ठों के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, असंख्य मात्रा में लघु बीजाणु भरे होते हैं। आगे बात समझिए। तो इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं बेटा, हम इन कोष्ठों को कहते हैं लघु बीजाणु का कमरा, लघु बीजाणु की थैली, या लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं, प्रत्येक कोष्ठ क्या कहलाता है, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, तो प्रत्येक पराग कोष्ठ एक द्विपालित संरचना है, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, तो टोटल कितने कोष्ठ हो गए बेटा, 4, है ना। तो इसलिए प्रत्येक पराग कोश द्विपालित और चतुर्कोष्ठीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है प्रत्येक पराग कोश, द्विपालित और चतुर्कोष्ठीय संरचना होती है ना। प्रत्येक कोष्ठों के अंदर लघु बीजाणु भरे होते हैं, इसलिए इसका प्रत्येक कोष्ठ क्या कहलाता है, लघु बीजाणु धानी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लघु बीजाणु धानी कहलाता है। समझ में आ गई बात, आगे चलें। चलिए, तो ये था पराग कोश। अब इस पराग कोश को हमने इतना बड़ा कर लिया, हम इसकी पूरी संरचना को डिटेल बात करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनते हैं बेटा, ये लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु, सभी लघु बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित। क्या भी कहते हैं लघु बीजाणु को, परागकण, है ना। तो इसलिए प्रत्येक कोष्ठ क्या है, एक परागपुट है ना। ठीक है, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, परागकण या लघु बीजाणु मौजूद होते हैं, है ना। चलें आगे। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में बेटा, एक लघु बीजाणु धानी की संरचना को डिटेल में देख लेते हैं अपन, है ना। चलिए, एक लघु बीजाणु धानी की डिटेल में देखते हैं संरचना। चलिए, तो फिर हम इसको यहां पर बड़ा कर लेते हैं। इतना ही है बेटा, है ना, आपकी बुक में इससे ज्यादा नहीं है, नहीं तो है तो बहुत डिटेल में ये चीज, है ना। चलिए, हम इसको यहाँ पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा टेढ़ा। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो कितने कोष्ठ हैं, 1, 2, 3 और ये 4 कोष्ठ है। ठीक है, चले आगे। अब एक कोष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं। एक कोष्ठ की जैसी संरचना होगी वैसी संरचना किसकी होगी, सभी कोष्ठों की होगी। ठीक है, तो जो एक लघु बीजाणु धानी है, ठीक है, कितनी लघु बीजाणु धानी होती है एक पराग कोश में, 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई, एक, 2, 3 और 4। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा बेटा और वर्णन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पराग कोश की आंतरिक संरचना में प्रत्येक पराग कोश के चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणु धानी मौजूद होती है, परागपुट मौजूद होता है, जिसके अंदर अगुणित लघु बीजाणु भरे होते हैं। ठीक है, इसकी जो भित्ति होती है, उस भित्ति की बात करते हैं। इसकी जो भित्ति होती है उसकी सब 4 परतें होती हैं। एक तो सबसे बाहरी परत, उस सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं बाह्य त्वचा। ये सबसे बाहरी परत, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बाह्य त्वचा कहते हैं। दिख रहा है आपको, ये बाह्य त्वचा।
ठीक है। बाह्य त्वचा के नीचे, ठीक नीचे मौजूद होती हैं कोशिकाओं की एक और परत, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। ये परत कौन सी बेटा, एंडोथीसियम परत है ना, जिसे हम क्या भी कह सकते हैं, इसे हम अंतस्थ त्वचा या अंतस्थ थीसियम भी कह सकते हैं। क्या भी कहते हैं, अंतस्थ थीसियम। चले आगे, चलिए। तो फिर इसके बाद आती है एक और परत, जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत। ये वाली परत कौन सी कहलाती है बेटा, ये मध्य परत है। ओके, बात समझ में आई। चलिए, तो सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर ये ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है ये अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम, ब्लू वाली जो आप देख पा रहे हो ये ब्लू वाली क्या है, मिडिल लेयर है। ठीक है, मध्य स्तर है या मध्य परत है। ठीक है, ये बाहर की जो 3 परतें हैं इनका कार्य बात कर लेते हैं। अंदर की चौथी का कार्य इनसे कुछ भिन्न मिलेगा हमें। तो ये बाहरी तीनों परतें, बाहर की ये तीनों परतें काम करती हैं, पहली बात सुरक्षा का, और दूसरी बात ये स्फुटन में मदद करती हैं। बाहरी तीनों परतें सुरक्षा का कार्य करती हैं, और जब पूरी तरह से परागकोश परिपक्व हो जाता है तो स्फुटन करके पराग कणों को बाहर मुक्त करने में मदद करती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मौजूद होती है कहां पर, यहां अंदर। कोशिकाओं की ये जो परत है ये कहलाती है टैपिटम, सबसे आंतरिक परत और सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट परत। कौन सी परत है बेटा, टैपिटम। ठीक है, और ये टैपिटम क्या होता है, ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बड़े आकार की कोशिकाएं होने के साथ साथ इनके अंदर पोषक पदार्थों से भरा रहता है इनके अंदर। ठीक है, क्लियर है। कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है, बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए यहां बात कर लेते हैं। इनका आकार दूसरी कोशिकाओं से बड़ा होता है। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। ठीक है, केंद्रक भी एक से ज्यादा होते हैं। कोशिका द्रव्य सघन होता है और इसमें पोषक पदार्थ भरे होते हैं। ये टैपिटम कोशिका की विशेषता होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि टैपिटम की विशेषता बताइए, तो क्या बताएंगे अपन, बड़े आकार की होती है, सघन कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक भी इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, है ना, पोषक पदार्थों से भरपूर होती है ना, और विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करती है लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम, टैपिटम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर वाले भाग में। तो लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर वाले भाग में बहुत सारी कोशिकाएं का समूह रहता है, मृदुतकीय कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं सजातीय मृदुतकीय कोशिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इन्हें, सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, इनकी प्रत्येक कोशिका को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इन हर कोशिका को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्लियर। इस समूह को, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा, उत्तक। तो इस उत्तक को क्या कहते हैं हम, चूंकि ये उत्तक बीजाणु बनाएगा इसलिए हम इसे कहते हैं बीजाणुजन उत्तक, है ना। और इस उत्तक की हर कोशिका क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, बीजाणुजन उत्तक कहेंगे, है ना। तो बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका माने कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। और अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या होगा, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, है ना। और लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं,
लघु बीजाणु जनन, ठीक है। और अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु की संरचना के बारे में भी बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो कोई डाउट है क्या बेटा इसमें? पुष्पों के नर जननांग को पुमंग कहते हैं, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। प्रत्येक परागकोश एक द्विपालित संरचना है। जब हम इसके अनुप्रस्थ काटते हैं तो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ दिखाई देते हैं, अतः एक परागकोश द्विपालित और चतुर्कोष्ठीय संरचना है। प्रत्येक कोष्ठ लघु बीजाणुओं से भरा होता है, इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। फिर लघु बीजाणुधानी की संरचना के लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, क्या पाई जाती है? चार परतें पाई जाती हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मिडिल लेयर या मध्य परत। ये तीनों तो सुरक्षा का कार्य करती हैं, सुरक्षा और स्फुटन में मदद करती हैं। और जो अंतिम वाली बचती है टैपिटम, वो विशिष्ट होती है, विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, बड़े आकार की होती है, जीवद्रव्य सघन होता है, पोषक पदार्थों से भरपूर होती है और एक से ज्यादा केंद्र इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। लघु बीजाणुधानी के सबसे आंतरिक भाग में सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह होता है। इस समूह को हम बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी बच्चे को? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। हाँ बोलो बेटा। नो नहीं सर, क्लियर है। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे, है ना। और कोई डाउट हो तो मुझसे कल पूछ लेना बच्चे, है ना। कल हम बात करेंगे कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु को कैसे बनाती हैं, है ना। चलो थोड़ा सा मैं आइडिया और दे देता हूं आपको लघु बीजाणुओं के बारे में। जो लघु बीजाणु होता है, इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, है ना। इस तरह का होता है लघु बीजाणु बेटा, है ना। इस लघु बीजाणु के अंदर दो परतें होती हैं, है ना, और दो कोशिकाएं होती हैं। वैसे तो पहले तो एक ही कोशिका होती है ना। ये लघु बीजाणु जो बाद में क्या बनाएगा, इसी से बाद में नर युग्मक बनेंगे, है ना। कैसे बनेंगे और कैसे मतलब कब बनेंगे, ये सारी बातें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, बाय बच्चों।